नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने तत्सम और तद्भव के विषय में गहन अध्ययन किया था और एक अच्छे शिक्षक का गुण होता है कि वो नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए चलता है। उसी के साथ आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ शब्द सौष्ठव। तो आइए हम लोग जानते हैं कि शब्द सौष्ठव क्या होता है। शब्द सौष्ठव को जानने से पहले हमें जानना होगा कि वर्ण क्या होता है। दोस्तों, पिछली कक्षा में मैंने वर्णमाला के विषय में चर्चा किया था और उसको बताया था कि उच्चारण स्थान किसका क्या होता है। प्रयत्न के आधार पे बताया था, स्थान के आधार पे, उच्चारण के स्थान के आधार पे बताया था। तो आइए पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि या वर्ण कहते हैं। ध्वनि क्या होता है? जो हमारे मुख से कोई शब्द जैसे हम बोलते हैं वह ध्वनि या वर्ण होता है। अब वर्ण जान गए तो अब आइए हम वर्ण, जैसे कोई वर्ण है, हमने बताया था आपको स्वर और व्यंजन के बारे में। तो स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन व्यंजन, जो व्यंजन वर्ण होता है, उसे हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तभी वो व्यंजन वर्ण होता है। नहीं, अन्यथा अगर वो स्वर की सहायता न ले तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे व्यंजन वर्ण को हम उच्चरित करें क, तो जब हम क बोलेंगे तो क प्लस अ आपका स्वर है और क व्यंजन। जैसा परिभाषा से स्पष्ट है कि व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता है। यहाँ पे स्पष्ट है कि क, जब हम क बोलेंगे तो हमारे मुख से जब क बोलेंगे तो अ का भी उच्चारण होगा, अ स्वर है। अब हम जानेंगे कि शब्द सौष्ठव किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। अब बात आती है अक्षर। अक्षर होता क्या है? तो अक्षर जब हम किसी अक्षर को बोलते हैं या किसी शब्द को बोलते हैं तो वह शाश्वत हो जाती है, उसका क्षरण नहीं होता है, अर्थात वह नष्ट नहीं होता है। जब हम कोई बात या फिर कोई शब्द अपने मुख से निकालते हैं तो वह शाश्वत हो जाता है और इस ब्रह्मांड में उसकी ध्वनि गूंजने लगती है। वही होता है अक्षर। क्षर का मतलब होता है क्षरित, और जब आगे अ लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि जो नष्ट नहीं होता है उसे हम अक्षर कहते हैं। अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक। अब सार्थक का मतलब क्या होता है कि सार्थक का मतलब वो होता है कि जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसका कोई सार्थक मतलब निकलता हो। जैसे मान लीजिए कमल हम बोलते हैं तो इसका एक सार्थक मतलब निकलता है और ये पुष्प की तरफ संकेत करता है कि कमल एक पुष्प है। तो आइए इसको जानते हैं। अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। अक्षर वास्तव में शब्द अक्षर एक अथवा अनेक अक्षरों से मिलकर बना है, जिसे हम शब्द कहते हैं। जैसे वे कहाँ जाते हैं, तो वे कहाँ जाते हैं, तो जब हम इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा व प्लस ए। ये देखिए, मैंने परिभाषा बताया है कि एक अथवा अनेक अक्षरों का जब मेल होता है तो एक शब्द का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए, एक अक्षर और एक से अधिक अक्षर, यहाँ पे दो अक्षर जब मिल रहे हैं तो एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं। वे कहाँ जाते हैं, इसी प्रकार मैंने बताया है कि क भी दो वर्ण से मिलकर बनता है और हाँ प्लस आ। इसी प्रकार जब शब्द एक अक्षर अथवा अनेक अक्षरों के समूह से मिलकर ही बनता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जैसे मैंने बताया वे कहाँ जाते हैं, तो जब दो अक्षर को हम एक साथ मिलाएंगे तो एक शब्द का निर्माण होता है। अब आगे चलते हैं शब्द के भेद। तो दोस्तों, शब्द के दो भेद होते हैं, एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक।
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सार्थक अर्थात जो उपयोगी हो, और निरर्थक जिसका कोई मतलब न हो, अर्थात जो बिना काम का हो। तो हम जानेंगे सार्थक किसे कहते हैं। सार्थक जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि नाम से ही स्पष्ट है, सार्थक जो उपयोगी होता है। इसी प्रकार कुछ परिभाषा में भी दिया है कि जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, घर जब घर हम कहेंगे तो घर वह होता है जहाँ पे एक परिवार निवास करता है या हम निवास करते हैं, वह घर होता है। नगर, नगर में जहाँ कई गांव का समूह निवास करता है वह नगर होता है। मैं आप और विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय जहाँ पे हम लोग शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं और विभिन्न जगहों से आए हुए लोग भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसका कोई सार्थक मतलब निकल रहा है। विश्वविद्यालय जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, घर जहाँ पे हम निवास करते हैं, नगर, नगर में भी हम लोग निवास करते हैं। मैं आपका व्यक्तित्व बताता है। इस प्रकार जब सार्थक नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि जो शब्द उपयोगी हो वह सार्थक शब्द कहलाता है। इसी क्रम में आगे है, कोई सार्थक मतलब नहीं निकलता है, वो निरर्थक ही निकलता है, उसे हम निरर्थक कहते हैं। जैसे धम, फटाफट, चटाचट। अब इसका क्या मतलब निकल रहा है? धम का मतलब क्या होता है? चटाचट का मतलब क्या होता है? वहीं पे जैसे हम लोग सार्थक में प्रयोग कर रहे थे, उसका कोई मतलब निकल रहा था, जैसे विश्वविद्यालय, घर, नगर, उसका कोई सार्थक मतलब निकल रहा था। अब इसका मतलब धम का कोई क्या मतलब निकालेगा? फटाफट का क्या मतलब निकालेगा कोई? इस क्रम में आगे हम जब चलेंगे तो कुछ निरर्थक शब्द ऐसे होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ आते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कुछ निरर्थक शब्द ऐसे होते हैं कि जो सार्थक शब्दों के साथ आते हैं। जैसे पानी वानी, रोटी वोटी। तो जैसे जब पानी शब्द का उच्चारण करेंगे तो इसका सार्थक मतलब निकलेगा पानी, जो लोगों की प्यास बुझाता है। अब उसके साथ वाणी, ये वाणी का क्या मतलब निकल रहा है? ये निरर्थक मतलब ही निकल रहा है। तो इसमें वही कह रहा है कि कुछ निरर्थक शब्द ऐसे होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ आते हैं। पानी वानी, रोटी वोटी। रोटी जो हमारी भूख को मिटाती है, वोटी से क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। यह निरर्थक शब्द हैं जो सार्थक शब्दों के साथ आते हैं। अब ये तो हुआ शब्द और शब्द के प्रकार। अब हम इसको जब आगे चलेंगे तो यह आता है बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। अभी तक तो हम शब्द के सामान्य भेद को जान रहे थे। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब बनावट के आधार पर हम शब्दों के भेद को जानेंगे। तो बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो इसे हम क्रम से समझेंगे और जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। रूढ़ का मतलब क्या होता है? जो एकदम फिक्स हो, अर्थात एकदम अस्थाई हो जाए, उसे हम रूढ़ कहते हैं। जैसे जब दो बातें आती हैं, एक परंपरा और एक रूढ़ी, तो जब परंपरा परिवर्तित होती रहती है और परंपराओं में जो मर जाती हैं वह रूढ़ी हो जाती है। अब रूढ़ को समझेंगे कि रूढ़ किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द वह होते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते। रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं और किसी व्यक्ति विशेष के लिए या स्थान विशेष के लिए प्रयुक्त हो चुके होते हैं। उसका प्रयोग हम किसी स्थान विशेष के लिए ही या किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही प्रयोग करते हैं, वही शब्द होते हैं रूढ़। जैसे आम को हम फलों का राजा कहते हैं, हमारा राष्ट्रीय फल भी है आम। तो यह किसी न किसी चीज़ के लिए रूढ़ हो चुका है। जैसे जब हम फलों के राजा का नाम लेते हैं तो हमारे मुख से सीधे आम का नाम निकलता है, तो यह उसके लिए प्रयुक्त हो चुका है, उसके लिए रूढ़ हो चुका है। हाथ
व्यक्ति विशेष के अंग के रूप में रूढ़ हो चुका है। कमल, कमल जल से उत्पन्न होता है, तो जल से बहुत चीज़ें उत्पन्न होती हैं, जलकुंभी भी उत्पन्न होती हैं और भी अन्य चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो यह कमल जो जल के लिए रूढ़ हो चुका है, इसी को हम रूढ़ कहते हैं। रूढ़ शब्द वह होते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं और किसी स्थान विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए वह रूढ़ हो चुके होते हैं, प्रयुक्त हो चुके होते हैं, उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। यौगिक, बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। पहला यौगिक, अब दूसरे पे हम आते हैं। पहला रूढ़ होता है, फिर दूसरे पे हम आते हैं यौगिक। यौगिक की परिभाषा क्या है? जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यार्थी और छात्रावास। तो जब विद्यार्थी को हम देखेंगे तो विद्याधन अर्थी, इसको जब हम एक साथ मिला के बोलेंगे तो हो जाएगा विद्यार्थी। वही ये कह रहा है कि जो शब्दों के योग से बनता है, ये भी आपका एक सार्थक शब्द है और ये भी एक शब्द है। तो जब 2 शब्दों के मेल से जो बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। उसी प्रकार छात्रावास, छात्रावास को भी छात्र धन आवास, अर्थात छात्र जहाँ पे रहते हों उन्हें हम छात्रावास कहते हैं। ये भी 2 शब्दों के योग से ही मिलके बन रहा है, अर्थात यह एक यौगिक शब्द है। अब आगे हम समझते हैं योग रूढ़ के बारे में। योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनता है पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। इसमें हमें यह ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें कह रहा है अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगता है। ऐसे परिभाषा तो हमें याद हो जाती है कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्द के योग से बनता है उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। यौगिक में भी यही है कि जो शब्द 2 शब्दों के योग से बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। इसमें भी वही है, योग रूढ़ में तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनता है पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगता है उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे लंबोदर। अब जब हम लंबोदर को समझेंगे तो ये हो जाएगा लंबा धन उदर। लंबा का मतलब होता है लंबा और उदर का मतलब होता है पेट। तो जब हम लंबोदर का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक नाम आता है गणेश जी का, जो उनके लिए प्रयुक्त हो चुका है। वहीं पे कह रहा है कि अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगता है। तो लंबोदर अपना सामान्य अर्थ छोड़ के गणेश जी के लिए प्रयुक्त हो चुका है और उनकी तरफ इशारा कर रहा है। तो यह एक योग रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार आता है नीलकंठ। इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो नील और कंठ ये 2 शब्द से मिलकर बन रहा है और किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है। अर्थात जब हम नीलकंठ कहेंगे, नीलकंठ का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि नीला कंठ जिसका है वह नीलकंठ है। तो जो भी है, ऐसे तो हम जानते हैं कि शिव का जो शिव महेश हैं उनका नाम नीलकंठ रखा गया है, लेकिन यह अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगता है। अर्थात जो जिस भी व्यक्ति का कंठ नीला होगा उसे हम नीलकंठ कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने शब्द सौष्ठव के बारे में जाना और इसे अच्छे से अध्ययन किया। फिर हम अगली कक्षा में इससे आगे का टॉपिक लेके उपस्थित होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।